अस्सलाम वालेकुम। चंदाई खबरों और तज्जियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज जहां न्यूयॉर्क में हफ्ते की रात और अक्टूबर की 25 तारीख, जबकि पाकिस्तान में इतवार की सुबह और अक्टूबर की 26 तारीख है। नादरीन, खबरें बहुत ज़्यादा हैं, तो सीधा खबरों की जानिब चलते हैं। और पहली खबर मैनचेस्टर यूके से आई है, जहां पर पहली मरतबा 5 सालों में पाकिस्तान की जो नेशनल फ्लैग कैरियर है, यानी PIA, उसकी परवाज उतरी है। मेरा ख्याल है बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान की जो ये परवाजें थी, यूरोपियन यूनियन ने बंद की थी। और साथ फिर जो यूनाइटेड किंगडम यानी बरतानिया ने भी पाकिस्तानी एयरलाइन पर पाबंदी लगा दी थी। उस खबर के बाद, जो कि 2020 में शह सुर्खियों में बनी थी, जब 24 जून 2020 को उस वक़्त के PTI की हुकूमत में शामिल एविएशन के मिनिस्टर गुलाम सरवर खान ने नेशनल असेंबली में अपने एक बयान में कहा कि PIA के टोटल 860 एक्टिव पायलट्स में से 262 पायलट्स ऐसे हैं जिनकी डिग्रियां जाली हैं, यानी उनके लाइसेंसेस गलत हैं, वो जाली हैं। और उसके बाद फिर एक इन्वेस्टिगेशन की गई। 150 पायलट्स को ग्राउंड किया गया, 7 को नौकरी से फारिग किया गया, और एक कैबिन क्रू को भी नौकरी से फारिग किया गया। उस वक्त पाकिस्तान में बहुत बहस चल निकली। गुलाम सरवर खान को बहुत ज्यादा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया कि इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया है। गर्चे उन्होंने जो आदाद शुमार पेश किए शायद वो गलत नहीं थे, क्योंकि PIA ने लोगों को डिसमिस भी किया और 150 पायलट्स को ग्राउंड भी किया। तो अगर उनकी बात में सदाकत ना होती तो शायद इतने सारे पायलट्स को ग्राउंड करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बहरहाल, ये मामला दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था। उनके ऊपर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही था कि अवामी सतह पर उन्होंने एक इस किस्म का बयान देकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को शदीद नुकसान पहुंचाया, और इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन या PIA को एक माह पहले, यानी मई 2020 में, उस वक्त इससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचा था, जब लाहौर से कराची जाने वाली PIA की एक परवाज, जो कि एयरबस A320 थी, वो कराची जा रही थी, और जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहले, यानी लैंड करने से पहले, एक आबादी वाले इलाके में वो जहाज गिरा। इस परवाज में तकरीबन 99 लोग सवार थे, जिसमें से कि 97 ने अपनी जान गंवाई, जबकि एक शख्स जमीन पर वो जहाँ बहक हुआ। और उस वक्त जब उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस की गई, तो उसके बाद पता लगा कि ये भी एक पायलट एरर था। बल्कि इस हद तक कहा गया कि जो पायलट थे इस जहाज के, वो कंट्रोल टावर की बात भी नहीं सुन रहे थे, और इसी दौरान जहाज क्रैश हो गया। तो उससे भी PIA की काफी बदनामी हुई थी। उसके बाद PIA में काफी चेंजेस आई, PIA बहुत ज्यादा नुकसान से गुजरी, इसमें अच्छी खासी इस्लाहात भी की गई। लेकिन PIA आज भी, मेरा ख्याल है कि उसमें कुछ बेहतरी तो आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। स्पेशली जो बरतानिया के लिए परवाजों का दोबारा शुरू होना बहुत अच्छी खबर है, और उम्मीद है कि इससे PIA के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, नए जहाज खरीदेंगे और ये मामलात को बेहतर करेंगे। गर्चे इसको अब प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है, और अब तक कोई अच्छा गाहक PIA को मिला भी नहीं है। लेकिन इस खबर से और उसके बाद फिर खबर ये है कि शायद PIA न्यूयॉर्क के लिए भी आने वाले दिनों में अपनी परवाजें शुरू करे, तो PIA एक मरतबा फिर प्रॉफिट में थोड़ी बहुत तो जा चुकी है, लेकिन इसके प्रॉफिट ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। इसमें बहुत ज्यादा अकरबा परवरी, बेईमानी और हर किस्म की दो मनमरियां हुई, जिसकी वजह से PIA को यानी मुसलसल नुकसान होता गया, और ये तकरीबन दिवालिया हो गई। तो बहरहाल ये एक अच्छी खबर है। साथ ही एक और खबर इजिप्ट से, जहां पर कि पाकिस्तान फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंचे हैं। और इजिप्ट पाकिस्तान के लिए कोई इतना अहम मुल्क नहीं रहा, यानी ट्रेडिशनली पाकिस्तान और इजिप्ट के ताल्लुकात ठीक रहे, लेकिन कोई इतने मिसाली नहीं है। ये पाकिस्तान का कोई करीबी इत्तेहादी मुल्क नहीं समझा जाता। वहां पर जो आसिम मुनीर है वो पहुंचे। वहां पर उन्होंने इजिप्ट के जो डिक्टेटर हैं, जो जनरल फतह अल सीसी, जो इस वक्त वहां के सदर भी हैं, उनके साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में रीजनल पीस और स्टेबिलिटी पर बात हुई। रीजनल पीस और स्टेबिलिटी, और इससे जहन में क्या आता है? इससे जहन में गजा आता है, जिससे मुताल्लिक एक दो दिन पहले अमेरिका के नायब सदर JD वैंस ने कहा कि मुसलमान मुल्कों पर मुश्तमिल एक फौज जो है वो तैनात की जाएगी गजा में अमन कायम रखने के लिए। क्या इसमें पाकिस्तान शामिल होगा? क्योंकि ये बात यकीनी है कि मिस्र को इस पूरी जो नई सिचुएशन बन रही है, जो नई वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जाएगा, स्पेशली सिक्योरिटी का जो ढांचा वहां पे खड़ा किया जाएगा, उसमें शायद मिस्र का बहुत बड़ा किरदार हो। तो लिहाजा पाकिस्तान के फौज के सरबराह की इजिप्ट के
डिक्टेटर से इस तरह की मुलाकात गैर मामूली मैं ऐसे समझूंगा। उसकी वजह यह है कि शायद ये पाकिस्तान उस तरफ बढ़ रहा है कि जहां पर पाकिस्तान गजा में अपनी फौज भेजे। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान और मिस्र के ताल्लुकात को देखें तो इनके दरमियान तजारत तकरीबन ना होने के बराबर है। 202 मिलियन डॉलर की 2024 में दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत थी। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और यकीनन पाकिस्तान फौज के सरबराह का वहां जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इससे पहले भी पाकिस्तान फौज के सरबराह जा चुके हैं। जनरल आसिफ मुनीर 2022 में भी मिस्र गए थे। इससे पहले जब जनरल कमर जावेद बाजवा थे, उन्होंने मिस्र का 2 मरतबा दौरा किया था। 2016 में गए थे, और अपनी रिटायरमेंट से पहले भी वो एक मरतबा दोबारा 2022 ही में मेरा ख्याल है वो गए थे। तो यूं पाकिस्तान और मिस्र की फौजी क़यादत के दरमियान ताल्लुकात हमेशा से काफी अच्छे रहे, और शायद यही उसकी गमबाजी करता है। लेकिन गजा पर नजर रखें। साथ सर ट्रंप की जानिब से एक और बड़ा फैसला आज सामने आया है। अमेरिका और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात बिल्कुल ठीक नहीं है। सदर ट्रंप ने आज एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया, यानी उनका जो ट्रुथ सोशल, जो उनका सोशल मीडिया है, वहां पर उन्होंने एक बयान डाला जिसमें कि उन्होंने कनाडा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, और कहा कि वो इश्तिहार जिसकी बुनियाद पर सर ट्रंप ने कनाडा के साथ तिजारती बातचीत को ख़त्म कर दिया, मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया, तो उसके साथ अब उन्होंने कहा कि इन्होंने इश्तिहार भी बहुत लेट हटाया, और ये कि हम इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लिहाजा 10% मजीद टैरिफ्स। अब कनाडा के जितने पहले से, यानी कैनेडियन स्टील और एल्यूमिनियम जो कि कनाडा अमेरिका पर बेचता है, उस पर 50% टैरिफ पहले से है। 10% मजीद लगेगा तो गोया 60% तक वो पहुंच जाएगा। और बाकी अशिया पर भी कनाडा जो चीजें अमेरिका पर बेचता है उनके ऊपर मजीद 10% इजाफी टैरिफ लगेगा। यकीनन इससे कैनेडियन मीशत को काफी बड़ा झटका लगेगा। कनाडा और अमेरिका की जो आपस की तिजारत है, अच्छी खासी तिजारत है। 2024 में अमेरिका और कनाडा के दरमियान 761.8 अरब डॉलर की तिजारत थी, जिसमें कि अमेरिका ने कनाडा पर कोई 394 अरब डॉलर का सामान बेचा, जबकि कनाडा से अमेरिका ने तकरीबन 419 अरब डॉलर का सामान इंपोर्ट किया। तो यूं अमेरिका और कनाडा के ताल्लुकात में अब काफी ज्यादा तनाव है। और फिर साथ एक और खबर खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पर के खैबर पख्तूनख्वा के 36 साल 36वें वजीर आला सोहेल आफरीदी बड़ी बड़ी शह सुर्खियां बना रहे हैं। उन्होंने पहले कोशिश की कि वो जाकर अपनी काबीना बनाए। इसके लिए उन्होंने हुकूमत से रुजू किया कि वो अपने लीडर से अडियाला जेल में मिलना चाहते हैं। उसकी इजाज़त नहीं मिली। वो 2-3 मरतबा अडियाला जेल गए, उनको इजाज़त नहीं मिली। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया। उसके बावजूद उनको अडियाला जेल के ग्रेड 19 के एक अफसर ने अंदर आने नहीं दिया। वहां पर उन्होंने धरना भी किया, और उसके बाद फिर वापस आए। जब वापस आए तो वहां पर उन्होंने कहा कि मैं अवामी अदालत में जाऊंगा, और उन्होंने अमन जरगे के नाम से एक तहरीक शुरू कर दी। मेरा ख्याल है ये एक बाकायदा तहरीक है, क्योंकि इसने पीटीआई की जो लोकल क़यादत है उसमें काफ़ी गर्मजोशी पैदा कर दी है। सोहेल आफरीदी ने आज यानी 25 तारीख को हफ्ते के दिन बाड़ा खैबर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा अवामी जरगा किया। ये गैर मामूली जरगा था, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। कबायली जो ज़ोमा थे वो भी वहाँ मौजूद थे, और वहाँ पर सोहेल आफरीदी ने बहुत ज़्यादा धुआंधार तकरीर की। गर्चे उनकी तकरीर में मुझे एक भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिससे एक भी बात जाहिर हो कि वो रियासत या हुकूमत के साथ लड़ना चाहते हैं। बल्कि उनकी आवाज़ वो आवाज़ थी जो कि इस खत्े के अवाम, स्पेशली जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं, जिस मुश्किल से वो गुज़श्ता 2 दिहाइयों से गुजर रहे हैं, ये आवाज बुनियादी तौर पर वही थी। आइए सुनते हैं उन्होंने कहा क्या, क्योंकि बड़ी जज्बाती तकरीर थी उनकी। ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ड्रोन पे ड्रोन, ड्रोन पे ड्रोन, जेट तैयारों की बमबारी। हमारे घर उजड़े, हमारे बाजार उजड़े, हमारे हुजरे उजड़े, हमारे मस्जिदें शहीद हुई, हमारी औरतें जिनके भाई ने भी उनके सर का बाल नहीं देखा था, वो नंगे पांव इन सड़कों पर जो है घूम रही थी। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में अमन के लिए, पाकिस्तान में कुर्बानी के लिए। जी, जिस तरह आपने देखा कि वो ऑपरेशंस की शदीद मुखालफत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर खवातीन की बेइज्जती हो रही है। यहाँ पर ऑपरेशंस कई भी हो चुके हैं, बहुत सारे हो चुके हैं, अमन नहीं आया। और फिर ये भी कि उन्होंने उन लोगों को भी जवाब दिया जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जो उनका ताल्लुक है उसके हवाले से सवाल उठाया। तो उन्होंने कहा कि हम पहले भी पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी रहेंगे, और हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कबायली अवाम ने तो पाकिस्तान की कई दिहाइयों तक जो ये सरहद है इसकी उन्होंने खुद हिफाजत की है, और बगैर किसी तनख्वाह के की है। ये खिताब कई हवालों से बहुत अहम था, क्योंकि
उनका कहना था कि 2018 में जब 25वीं आईनी तरमीम जो है मंजूर की गई थी, जिसके तहत ट्राइबल एरियाज को ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स बनाया गया था और इनको सेटल डिस्ट्रिक्ट्स के साथ यानी खैबर पख्तूनख्वा के साथ मर्ज किया गया था। तो उस वक्त ये वादा किया गया था कि इन अदला की तरक्की के लिए हर साल 100 अरब रुपए इजाफी दिए जाएंगे। ताहम अब तक आज तक सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 150 अरब रुपए इनको दिए जा चुके हैं, जबकि फेडरल गवर्नमेंट आज तक अपने जितने भी वादे इसने किए वो पूरे नहीं किए। तो सोहेल आफरीदी के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट को इन अजला की तरक्की के लिए 550 अरब रुपए देने हैं, ये देना बाकी हैं। तो उन्होंने मुतालबा किया कि ये दिए जाएं। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हाइडल पावर जनरेशन के प्रॉफिट्स हैं वो भी कोई 2200 अरब रुपए हैं, वो भी खैबर पख्तूनख्वा को दिए। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर नेशनल फाइनेंस कमीशन की का इजलास बुलाया जाए और सूबों के जो जायज उनका हक है वो उनको दिया जाए। और उनकी जो उनका जो पूरा बयान था वो यही था कि हम अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इस मसले का कोई और हल निकाला जाए, क्योंकि अब तक इतने सारे ऑपरेशंस के बावजूद अमन ना आ सका। सोहेल आफरीदी की जो मेरा ख्याल है इस वक्त जो उनकी स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल वाज़ेह है। यानी जब फेडरल गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं सुनी तो वो सीधा आवाम के पास गए, जिसका उन्होंने वादा किया था। और उसके बाद फिर वो खुलकर बोल रहे हैं। वो बगैर लगी लिपटी के बात कर रहे हैं। और वो बात कर रहे हैं कि जिसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिस पर आप कह सकते हैं कि ये काबिल एतराज़ है, क्योंकि तमाम वो चीज़ें हैं जो कि रियल इश्यूज हैं, खैबर पख्तूनख्वा के इश्यूज हैं, और इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि अगर खैबर फेडरल गवर्नमेंट सोहेल आफरीदी की बात नहीं सुनेगी, वो और कुछ नहीं मांग रहे, जो बाकी इनकी डिमांड्स हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। लेकिन इससे बड़ी एक और बात भी सामने आ रही है, वो ये कि मुझे लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि ये तहरीक बन रही है, अब ये अमन की तहरीक बन रही है। आप देखिए आज जो बाड़े में हमने देखा, वहां पर एक तो आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि वहां पर आपको पीटीआई के बहुत कम झंडे नजर आएंगे। वहां पर आपको सफेद झंडे नजर आएंगे जिन पर अमन लफ्ज अमन तहरीर है, और साथ पाकिस्तान के झंडे नजर आ रहे हैं। तो पैगाम बिल्कुल वाजे है, और ये किसी अंधे को भी नजर आ रहा है कि इस खत्ते के अवाम चाहते क्या है। आई होप कि फेडरल गवर्नमेंट ये बात सुनेगी, क्योंकि अगर ना सुने तो मुझे लगता है कि ये आवाज हर गुजरते दिन बुलंद से बुलंदतर होती जाएगी। आने वाले चंद घंटों में, और शायद जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे, तो करक में भी एक इसी तरह का अवामी जरगा होने वाला है। वहां पर भी ख्याल है कि काफी बहुत बड़े पैमाने पर उसकी भी तैयारी की जा रही है। और उम्मीद ये की जा रही है कि वहां पर भी बहुत सारे लोग आएंगे, और देखते हैं कि वहां पर सोहेल आफरीदी क्या कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस जो अमन जरगों की ही जो ये एक तहरीक है, ये बाकायदा ग्रास रूट मोबिलाइजेशन बन रही है। ऐसी मोबिलाइजेशन जो कि हमने गुज़श्ता चंद माह में खैबर पख्तूनख्वा में इस पैमाने की नहीं देखी, कि जहां पर एक दिन की कॉल पर इतने सारे लोगों को जमा कर दिया जाता है। और वहां पर आपको जो पार्टी के अंदर पीटीआई के अंदर जो तकसीम थी वो भी अब कम नजर आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, और फेडरल गवर्नमेंट जिस तरीके से 4 करोड़ आवाम के मैंडेट वाले वजीर आला को मिसट्रीट कर रही है, मेरा ख्याल है कि ये रेजोनेट कर रहे हैं लोगों के साथ वहां पर। और आप देखिए कि जिस किस्म की तकारीर वहां हो रही हैं, और जिस किस्म का जोश जज्बा और वलवला देखा जा रहा है, तो ये दीवार पर लिखी हुई तहरीर है, जिसका मतलब बिल्कुल वाजह है कि यहाँ पर जो ऑपरेशन जिस तरीके से किए जा रहे हैं, यानी ज़ाहिर है कि दहशतगर्दों को रोकना, उनका कला कमा करना सिक्योरिटी फोर्सेस ही का काम है। उसके मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी खिलाफ होगा। लेकिन हाँ, उसके तरीके पर जरूर बात होनी चाहिए। जो बात इस वक्त हो रही है, ये जो बात इससे पहले होती रही है, वो यही है कि जो तरीकाकार है इस पर तो बात करें। और चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, उनके बरह रास्त आने बाने अफगानिस्तान से भी मिलते हैं। और इसीलिए इसके हवाले से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया दिनों में जो कशीदगी रही, झड़पें हुई दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत बंद है, जितनी भी तिजारती राहदारियां, बल्कि जितनी भी सरहदी राहदारियां हैं वो सारी बंद पड़ी हैं। और इस दौरान एक जो बातचीत का सिलसिला दोहा कतर में शुरू हुआ, फिर वो इस्तांबुल में शुरू हुआ, और आज उसका पहला पहला जो दौर था बातचीत का वो हुआ, तकरीबन 9 घंटे जारी रहा। इसमें दोनों मुल्क ममालिक की जो बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे वो मौजूद थे। कुछ इतलात ये हैं कि अफगानिस्तान के तो कुछ उनके जो फॉरेन ऑफिस के लोग थे वो मौजूद थे। पाकिस्तान के बारे में भी एक अजीब सी बात है कि अफगानिस्तान ने तो ऐलान किया है कि उनके वफद में कौन कौन शामिल है, वहां पर कौन कौन बात कर रहा है। पाकिस्तानी वफद का किसी को मालूम नहीं है। कोई कहता है इसमें पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस भी हैं, कोई कहते हैं आईएसआई के भी सीनियर ऑफिशियल थे, और जो सिक्योरिटी के से मुतालिक जितने भी हमारे
ऑफिशियल हैं वो मौजूद हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है इनके नाम को पता होना चाहिए, यही ट्रांसपेरेंसी कहलाई जाती है। और वहाँ पर जो जिस तरीके से इंतजाम किए गए हैं टर्की में, वो भी कहते हैं काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं, इसलिए ज़्यादा मालूमात सामने नहीं आ रही। लेकिन कुछ चीज़ें जो कि वहाँ पर मिसिंग है, उनमें सबसे बड़ी चीज़ पाकिस्तान के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान के लिए, मोहम्मद सादिक, उनका कहीं नाम नज़र नहीं आया। ये तो कहा गया कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन मोहम्मद सादिक का जो डेजिग्नेशन है वो तो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर है, तो लिहाजा उनका वहां पर होना तो ऑब्वियस था। लेकिन और इससे पहले वो मौजूद भी रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाद जितनी भी सिफारतकारी हुई है उसमें मोहम्मद सादिक साहब ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। लेकिन यहाँ पर वो नजर नहीं आ रहे, जो कि बहुत ज्यादा इंट्रीगिंग है। इसके ऊपर थोड़ा परेशानी भी होती है कि इतने अहम मुज़ाकरात हो रहे हैं, और यहाँ पर वो शख्स जिसको रियासत पाकिस्तान ने इस यानी ओहदे के लिए मुंतखब किया है कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सफारतकारी में लीड किरदार अदा करेंगे, वो गायब है सिरे से, उनका नाम ही नजर नहीं आ रहा। मैं उनका जो ट्विटर या एक्स अकाउंट है वो देख रहा था, उसमें भी उन्होंने इसके हवाले से जो दोहा में हुआ था उसको उन्होंने वेलकम किया था, और फिर उसके बाद कोई खास उनकी तरफ से ऐसा बयान नहीं आया कि जो इस्तांबुल की तरफ इशारा करता हो जहां पर क्या बातचीत चल रही है। जो खबरें हैं वो ये हैं कि बातचीत दो तीन चार उमूर पर हुई, एक तो दरअंदाजी और जो वेरीफाइबल मैकेनिज्म है, बहुत अच्छी बात है। यानी कहते हैं कि जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि वेरीफाइबल मैकेनिज्म, दो तरफा तजारत, फिर साथ दहशत गर्दी और अफगान रेफ्यूजीज की जो रिपेट्रिएशन, जो पाकिस्तान अफगानों को पाकिस्तान बदर कर रहा है, उसके हवाले से बातचीत हुई। लेकिन एक इत्तला ये कह रही है, बल्कि एक नहीं एक से ज्यादा सोर्सेज से मैंने देखा, वहाँ पढ़ा मैंने, कि वो कह रहे हैं कि जी इनके दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं, और दोनों साइड्स ने काफ़ी हार्ड लाइन ली हुई है, और इसीलिए इसके ऊपर कोई आगे बात नहीं चली। हाँ, एक चीज़ जो पॉजिटिव आउटकम हम 9 घंटों की बातचीत का कह सकते हैं, वो उसके दो थे। एक, इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि सीज फायर को जारी रखा जाएगा, और दूसरा ये कि बातचीत को भी जारी रखा जाएगा, और ये दोनों बहुत अच्छी वो हैं। और एक और खबर जो मैं कहीं पढ़ रहा था, और वो ये थी कि पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि जी आप जॉइंट पेट्रोलिंग शुरू करें बॉर्डर पर, ताकि जो दरअंदाजी के मामलात हैं इनको हम रोक सकें। लेकिन एक इत्तला ये कहती है कि शायद अफगान तालिबान ने उसकी मुखालफत की। तो यूं ये एक मुश्किल मुज़ाकरात हैं, और ये मेरा नहीं ख्याल कि एक नशिस्त में मुकम्मल भी हो पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक तो बहुत ज़्यादा एक ऐसा माहौल पैदा हो गया कि जिसमें कि एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये कि ये एक ऐसे वक्त हो रहे हैं कि जहां पर मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो इसलिए मुज़ाकरात कुछ दिन चलेंगे। इसी दौरान एक चीज जो कि एक और परेशान कुन, यानी इन मुदाखलात के हवाले से मुझे तीन परेशान कुन चीजें नजर आई हैं। एक तो ये कि हमारे वफद का पता ही नहीं है कि कौन बात कर रहा है। दूसरा ये कि पाकिस्तान के जो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद सादिक, उनकी शमूलियत के बारे में कोई इल्म नहीं है कि क्या वो शामिल हैं नहीं है, अपेरेंटली शामिल नहीं है। और तीसरा ये कि फिर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं यानी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जिनकी मैंने पहले भी इनके ऊपर बहुत तनकीद की है, मेरी कोई उनसे कोई ज़ाती अनाद नहीं है, लेकिन उनका जो तर्ज सियासत और तर्ज तकल्लुम है, दोनों ही बहुत ज़्यादा तकलीफ देह हैं। यानी ये डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, इनको पाकिस्तान के किसी भी सिक्योरिटी इदारे के अंदर कोई नहीं छोड़ता, ये बाहर बैठकर सिर्फ बयान देते हैं, और बयान भी ऐसे देते हैं कि हमारे ही सिक्योरिटी इदारों को खतरे में डालते हैं। यानी अभी बातचीत जारी है, अभी तो बातचीत शुरू भी नहीं हुई, बातचीत के शुरू होने से पहले ही ख्वाजा साहब ने एक बयान दाग दिया कि जनाब अगर बातचीत मुकम्मल ना हुई तो फिर हमारी अफगानिस्तान के साथ खुली जंग होगी। यानी उन्होंने डेक्लेरेशन ऑफ वॉर पहले ही कर दिया, इससे पहले कि इन मुज़ाकरात के कोई नताइज निकले। मुझे जो सबसे ज्यादा तकलीफ है वो ये है कि ख्वाजा साहब को पूरे पाकिस्तान में कोई रोकने वाला नहीं है, कि भाई आप कर क्या रहे हैं। यानी एक तरफ पाकिस्तान के सिक्योरिटी हुक्काम और थोड़े बहुत डिप्लोमेट्स अगर कोई है वहां पर, वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप आग पर तेल डालने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप अमन नहीं चाहते, और यही जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो ये जो आप एक्ट कर रहे हैं कि इससे पहले कि अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई बात किसी तरफ तो पहुंचे, उससे पहले ही आपने ऐलान जंग कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि ख्वाजा साहब को इस किस्म के बयान देने चाहिए, और अगर वो ऐसे बयान देते हैं तो उनको हुकूमत नहीं बल्कि पाकिस्तानी रियासत को उनको रोकना चाहिए, समझाना चाहिए कि ये वह आग से खेल रहे हैं जब आप इस किस्म के बयान देते हैं। क्योंकि अगर कोई भी कोशिश होगी, मेरा ख्याल है कि जो लोग वहां पे बातचीत के लिए बैठे हैं उनके दिल में फौरन जो मुख्तलिफ शक्कूक और शुबहात हैं वो बढ़ेंगे, इससे पहले कि किसी नतीजे तक पहुंचे। तो मुझे उम्मीद है कि ख्वाजा साहब को रोका जाएगा, और मुझे उम्मीद है
کہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ انتہائی اہم مذاکرات ہیں، یہ نتیجہ خیز ہوں گے، اور ان کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات دوبارہ نارمل ہوں گے، تجارت بھی کھلے گی، تجارتی راہداریاں بھی کھلیں گی، اور معاملات کو دوبارہ نارملسی کی طرف لے جایا جائے گا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔